तो हम एक शेर से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, है ना। परिंदों की परवाज़ जो होती है ऊंची, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों की परवाज़ जो होती है ऊंची, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सबसे पहले बात मेरे परिचय से शुरू करते हैं। 20 मार्च 2018 वो तारीख थी जिस दिन शायद सेकंड फ्लोर पे जो है सेमिनार था दिलीप जी सर का, और मैं आरएस बनने उस सेमिनार को अटेंड करने आया था 20 मार्च 2018। अब देखो, मैं आपको इस सेमिनार में जो है टॉपर्स की बातें या मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या किताबें थी, क्या बुकलेट थी, वो सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप मैदान में उतरोगे वो सारी चीज़ें, आप हथियार आपको जुटाने हैं, आप पता कर लोगे। यूट्यूब के ऊपर सारी स्ट्रेटेजी पड़ी है, आप देख लोगे। और मोटिवेशन की तो कोई कमी है नहीं यूपीएससी और आरएस के लिए, तभी आप यहाँ आ पाए हो। मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि इस पूरे सफर में 2018 से लेकर 2023 तक मैं कई जगह पे असफल हुआ। अब हम उनमें से नहीं हैं जो एक बार बैठे और सीधा टॉप करके निकल गए, ऐसा सफर अपना नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास वो सांस्कृतिक पूंजी नहीं थी, मेरे पास वो शैक्षिक और सामाजिक परिवेश नहीं था कि जो मैं है विद्यालय स्तर पर कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हुआ हूँ। मैंने विद्यालय स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता में कोई भी इनाम आज तक नहीं जीता है। मैं पहली बार फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था कक्षा 12 में। उससे पहले बाकी सारी कक्षाओं में या तो सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। अब ये कोई बहुत बड़ी महान चीज नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है कि आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, उतनी अच्छे स्तर के विद्यार्थी नहीं थे और अब आप आके ये बता रहे हो। मैं ये इसलिए भी नहीं बता रहा हूं कि दूसरे लोग देखें और उनको लगे कि ये तो बहुत महान आत्मा आई है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं सेमिनार लेने यहाँ आया था तो मेरे मन में भी कई संशय थे। संशय ऐसे थे कि जैसे तैसे एक सरकारी नौकरी लग जाए, वन रक्षक, जेल प्रेरी, कांस्टेबल, कुछ भी बन जाए। इसलिए मैंने सारे हाथ पैर मारे और सब परीक्षाओं में प्रयास किए। मैंने वन रक्षक दिया जिसमें 25 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, उसमें मैं फाइनल इंटरव्यू दे के आया था और फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी उसमें मैं फेल हुआ था। उसके बाद मैंने पटवारी का प्री दिया था जिसमें प्री और मेंस 2 होते थे पहले, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फेल हो गया था। मैंने जेल प्रेरी का एग्जाम दिया, उसमें भी फेल हो गया था। लेकिन मैंने सारे एग्जाम ये दिए। अब मैं ये फेल हो गया ये भी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि देखो बाद में मैं आईएएस यूपीएससी में 644वीं रैंक लेके आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं यहाँ सेमिनार लेने आया था दिलीप सर का, तो मेरे मन में ये संशय थे कि जैसे तैसे एक सरकारी नौकरी लग जाएगी और अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। इससे बड़ा सपना अपना नहीं था, अपनी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि अपन आरएस बने या आईएएस बने, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा लेकर मैं यहां नहीं आया था। तो सबसे पहला तो ये था कि आपको जो है वो बड़ा सोचना पड़ता है ना। जब सोचना ही है तो सबसे बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन आदमी चाहे कितना ही मोटिवेट हो जाए, अंदर से अपनी हैसियत, अपना स्तर तो पता ही होता है उसको कि भाई चलो बाहर आईएएस वाईएएस घूम रहे हैं सब ठीक है, पर अपन नहीं बन सकते, ये अपने को पता था अंदर से। क्यों पता था? क्योंकि अपन ने आरएस प्री पास को ही नहीं देखा है अब तक अपने जीवन में। यहां आने से पहले किसी आरएस प्री कोई कह देता था वो आरएस प्री पास है, तो अपन तो बस उसके श्रद्धा उमड़ पड़ती थी मन में उसके लिए। और यूपीएससी प्री पास कोई मिल जाए तो उसके तो बस वो मना करे तो चरण स्पर्श जैसी स्थिति थी कि बस चरण स्पर्श करने। ऐसी स्थिति में आप कैसे बड़ा सोचोगे जब परिवेश नहीं होगा तब। शैक्षिक परिवेश वैसा नहीं था, पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था। लेकिन हमारे क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं, भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव 10-15 घरों की ढाणी का रहने वाला हूं मैं, भामरा का बाड़िया से। उस क्षेत्र में हमारी पंचायत में 2017 में एक आईएएस अधिकारी निकले थे, महेंद्र पाल गुजर, हिमाचल कैडर के, अभी वर्तमान में वो आईएएस अधिकारी। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तेरे 10th में कितने प्रतिशत है, 12वीं में कितने प्रतिशत है, तू बीएसटीसी कर रहा है, तू ये कर ले वो कर ले। उन्होंने केवल यही बात कही थी कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम तो आराम से कर सकते हो। और अभी देखो ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे इस बात के लिए एग्री करना
इस बात के लिए सहमत करना कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी में सेलेक्ट होना या आरएस में सेलेक्ट होना कोई गढ़ जीतने जितनी बड़ी बात नहीं है। ये केवल माहौल है, ये माहौल बनाया हुआ है। इतना आसान, इतनी मुश्किल चीज, असंभव चीज नहीं है। मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे सर कह रहे थे, धैर्य रखना पड़ता है, खुद पे विश्वास रखना पड़ता है कि चलो हम भी सफल हो सकते हैं, ऐसे गांवों से, ऐसे परिवारों से निकल हम भी सफल हो सकते हैं। अभावों से बड़े अभावों और चुनौतियों से भी बड़ी चुनौतियों की कहानियां आपको यूपीएससी के रिजल्ट में मिलती है। आप यूट्यूब पे देखोगे, हर नाम के पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष है। अब ये नहीं है कि मेरा संघर्ष कोई बहुत बड़ा है, कोई बड़ा संघर्ष नहीं है मेरा, लेकिन मेरे अंदर एक भ्रम जो था कि अपन नहीं कर सकते हैं, अपने को केवल सरकारी नौकरी लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि जीवन निर्वाह करना है। तो जैसे लोग निर्वाह योग्य खेती करते हैं ना, कि इतना धान निपट जाए कि बस चल जाए, वैसी स्थिति अपनी थी कि नौकरी लग जाए, जीवन काटेंगे। लेकिन उन्होंने पहली बार मेरा भ्रम तोड़ा कि ये सब माहौल है। देखो, ये कहना यूपीएससी क्लियर करने के बाद कि ये आसान है, माहौल बनाया हुआ है, बहुत से बच्चे करते हैं बुरी से बुरी परिस्थितियों में, ये विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया। और वहां उन्होंने पहली वो मेरी प्रेरणा थी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सपना देखने के लिए तैयार किया। 2018 फरवरी में मैंने तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए रीट का पेपर दिया। पेपर देने के बाद मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित हो गया था कि मैं कम से कम मास्टर तो बन जाऊंगा। फिर अपने मन में एक ही चीज है कि अगर सरकारी नौकरी लगना अपना फिक्स है, शिक्षक में बन जाऊंगा, मेरे पास अभी वक्त है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो भाई मैं आरएस की तैयारी कर लूं। उस समय यूपीएससी नहीं सोचा था कि यूपीएससी कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अपनी अंग्रेजी बहुत खराब है। अंग्रेजी खराब क्या, अपनी ऐसी स्थिति है कि अपन थैंक यू के अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते, 4 सेंटेंस अंग्रेजी में, ऐसी स्थिति थी। और 10वीं कैसे पास हो सकते थे कि इस बिंदु से लेके उस बिंदु के बीच में जो शब्द अंग्रेजी का और क्वेश्चन का मिल जाएगा, पैसेज का, वही आंसर है। अब ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस आए तो कहां से आए? तो अपने को सबसे पहले नौकरी चाहिए थी, इसलिए हमने रीट का पेपर दिया। और जब मैं वहां श्योर हो गया कि चलो अब मुझे तृतीय श्रेणी अध्यापक, मेरी हॉबी थी पढ़ाना और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, मैं जीवन भर पढ़ा सकता था। लेकिन चूंकि उन्होंने एक सपना बो दिया था दिमाग में कि तुम भी कर सकते हो भाई, यूपीएससी इतनी बड़ी चीज नहीं है, इसलिए उनके कहने पे, उनके प्रयास से, उनकी प्रेरणा से मैं 20 मार्च 2018 को यहाँ आया। अब आप एक बात मुझे बताइए, क्या मैं इस तरह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं या फिर मैं आरएस और यूपीएससी का सिलेबस और रणनीति बताऊं? बताओ, अपना पर्सनल बताओ ना। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति जो होता है ना, उसे दिन में एक बार डाउट होता है, भाई अपने से तो ये वाला काम नहीं होने वाला है। हफ्ते में एक बार आपको संशय होगा कि इतनी पढ़ाई अपने से नहीं होगी, अपन नहीं कर सकते हैं। आसपास लोग इतने पढ़ते हुए मिलेंगे कि आपको लगेगा कि आप तो कुछ नहीं है उनके सामने। अच्छे अच्छे विद्यालयों से, आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे आते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस जमीन पे आ जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो जब मुझे वो सपना दिखाया उन्होंने, और जब मैं यहाँ पढ़ने आया सेमिनार में, तो दिलीप जी सर ने एक कहानी सुनाई कि एक ऐसा अधिकारी था जिन्हें यूपीएससी की ऐसी लगन थी कि वो मेंस लिख रहे थे यूपीएससी का, 2-3 मेंस लिखे थे, शायद नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि उनका जो राइट हैंड है वो काम करना ही बंद कर दिया। मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है जिससे दिमाग और हाथ का कनेक्शन, जिससे संदेश आते हैं, तो वो हाथ काम करना बंद कर चुका था, वो लिख नहीं पाते थे। फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, सीखा। लेफ्ट हैंड से लिखना कितना मुश्किल है, आप लिख के देखना, अपना नाम लिख के देखना। उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा, उसके बाद यूपीएससी का मेंस लिखा और वो सेलेक्ट हुए। ये कहानी दिलीप सर ने इस सेमिनार 20 मार्च 2018 के सेमिनार में सुनाई थी। उस कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया। अपना तो हाथ भी सही है, सब कुछ सही था अपना, और पीछे ये कॉन्फिडेंस था कि भाई अब चलो परिवार की स्थिति भी ठीक कर लेंगे, क्योंकि नौकरी लगने वाली थी अपनी। तो मैंने यहाँ बैच ज्वाइन किया था 2018 में, प्रीलिम्स का, आरएस के प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट होने वाला था। क्योंकि 3-4 महीने बाद ही प्री का एग्जाम था। तो फाउंडेशन मैंने ज्वाइन नहीं किया, टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने प्री का बैच ज्वाइन किया, 3-4 महीने मैंने वो प्री की पढ़ाई की। और जब मुझे स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ने का मौका मिला, देखो जब आपको सफलताएं कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती, सफलताएं हमेशा सामूहिक होती हैं, सबका योगदान होता है उसमें, और आपको उस बात को स्वीकार करना पड़ता है।
असफलताएं जरूर व्यक्तिगत होती है, उसका श्रेय लेने भी कोई नहीं आता, वो आपको अपने स्तर पे लेनी। असफलताएं व्यक्तिगत होती है और सफलताएं हमेशा सामूहिक होती है। तो जब मैं स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ने आया, तो जब इतने अच्छे संस्थान में मुझे पढ़ने का मौका मिला, अच्छा संस्थान क्योंकि मेरा वन टच था। जब आप किसी मूवी को पहली बार देखते हो तो दूसरी बार में उतना मजा नहीं आता आपको। जब किसी कहानी को आप पहली बार पढ़ते हो और दूसरी बार पढ़ो तो उतना मजा नहीं आता जितना पहली बार आया, तो वो रोमांच खत्म हो जाता है। तो मुझे जब स्प्रिंग बोर्ड का वन टच मिला तो मुझे लगा कि इस मौके को मिस नहीं करना है, क्योंकि जीवन में अपने को इतने अवसर मिलने वाले हैं नहीं कि अपन वापिस से 1 साल 2 साल किसी शहर में रह के सिविल सेवा की तैयारी कर सके। तो मैंने उस मौके का पूरा लाभ उठाया। 3 महीने जो है मैंने जम के तैयारी की, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पहली बार मैं इस तरह से पढ़ रहा था, चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदल रहा था। अब देखो जैसे आप कुछ पढ़ो और आपके व्यक्तित्व में उसका बदलाव आना चाहिए, तो आपको 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप सीखने को टाल सकते हो या आप सीख सकते हो, इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं होता। आपको लोग सिखा रहे तो आप एक ही काम कर सकते हो, चलो छोड़ो अभी 17-18 महीने का फाउंडेशन है तो कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे, असली तैयारी बाद में करेंगे। या तो आप ये कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि उसके बाद टाइम मिलने वाला है नहीं, जो कुछ करना है इसी बैच में करना है, यहीं पढ़ना है, इसी क्लास में पढ़ना है, फिर अपने से पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं ये ठान के आया था कि इसके बाद अपने को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां थी और परिवार का जो है आर्थिक वो जो है मुझे जिम्मेदारी लेनी थी, तो मेरे पास वही अवसर था कि इसी बार के आरएस में लगना है। और मैं यही मान के आया था कि इतना समय थोड़ी ना लगता है, कॉन्फिडेंस मेरे पास उन्होंने दिलाया था। तो अब एक और बात है, देखो आज का जो समय है ना युग, वो श्रद्धा के अभाव का समय है। लोगों को किसी पे श्रद्धा ही नहीं है ना। कोई किसी इष्ट पे श्रद्धा रखता है तो लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं, किसी व्यक्ति पे श्रद्धा रखता है तो क्वेश्चन करते हैं। तो श्रद्धा के अभाव का युग है मेरे हिसाब से। तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, ये विश्वास नहीं करना। जैसे आपको किसी ने कह दिया, किसी अपने संस्थान, अपने नोट्स के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर विश्वास के बिना और श्रद्धा के बिना नैया पार नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी के अनुभव और हो, वो क्रांतिकारी रहा हो, जिसने सब जगह से बगावतें की हो, उसके बाद भी सफल हो गया हो। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि श्रद्धा के बिना और विश्वास के बिना आप कोई सी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरी एक ही श्रद्धा थी कि महेंद्र पाल जी ने जो कह दिया, क्योंकि पहली बार तो आईएएस आपको बता ही रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कह दिया वो लौकी लकीर है, उससे पार नहीं जाना है। उन्होंने जो कहा मैंने वो किया। उन्होंने कहा कि आपकी हैंडराइटिंग खराब है, आपको इतना लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखे। और जब मैं संस्था में पढ़ने आया, यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में संस्थान में, तो यहाँ जो पढ़ा दिया उस पर मेरा पूरा भरोसा था, क्योंकि इतने अच्छे शिक्षक मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूं किसी से, किसी संस्थान में पढ़ा ही नहीं था पहले। तो जो यहाँ पढ़ाते थे मैं उसको ऐसे ग्रहण करता था कि बस जैसे ये वापिस अवसर कभी नहीं आने वाले, है ना। तो मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला 2018 में 3 महीना। तो मैंने उनको बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और पढ़ाई, देखो ज्ञान से बड़ा मनोरंजन कुछ भी नहीं है दुनिया में। ज्ञान का नशा अगर एक बार आपको हो जाए ना, तो उससे बड़ा नशा कुछ भी नहीं है। आपको इतना कुछ पता चल रहा है, फिर आप किसी को बता पा रहे हो, सोचो आगे वाले की क्या स्थिति होगी जब आप ऐसे बताओगे। तो मेरे अंदर ये था कि मैं पढ़ूं, सब पढ़ूं और फिर उसको बांटूं। जैसे मैं, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व जो है वो शिक्षक का रहा है, मैंने प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया है। तो मैं ये सोचता था कि मैं इस टॉपिक को ऐसे पढ़ रहा हूं, जब मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, छोटे बच्चों को, तो कैसे पढ़ाऊंगा उनको। तो जब आप इस तरह से सिंप्लीफाई करते हो अपने नॉलेज को, ज्ञान को इतना सरल बनाते हो, तब चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। तो यहां मैंने 3 महीने पढ़ाई की। फिर मैंने अपने जीवन का दूसरा प्रीलिम्स दिया आरएस का। पहला मैं जो है वो ग्रेजुएशन होने के जस्ट बाद दे चुका था, देखने के लिए कि आरएस का प्री। तो फिर उससे तराब डर बैठ गया मेरे अंदर, क्योंकि पहले प्री में आरएस में मेरे 35 नंबर आए थे और कट ऑफ तो 80-90 जाती थी, यानी 50% डबल भी होते तो भी मेरा प्री नहीं होता। फिर मैं यहां पढ़ा, दूसरा आरएस का मैंने अटेम्प्ट दिया। 5 अगस्त 2018 को आरएस का दूसरा प्रीलिम्स मैंने लिखा और कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा था। कॉन्फिडेंस इसलिए तगड़ा था क्योंकि देखो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आप मम्मी के लिए अफसर नहीं बनते हो, आप पापा के लिए भी अफसर नहीं बनते हो, आप किसी तीसरे एक्स के लिए भी पर्सन नहीं बनते हो, ऑफिसर नहीं बनते हो। आप ऑफिसर केवल अपने लिए बनते हो, आप अपना जीवन अपने आप बनाते हो। तो वो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। कभी भी थोपा हुआ मोटिवेशन
और थोपा हुआ सपना आप लंबे समय तक लेकर नहीं चल सकते। अगर प्रेरणा आंतरिक है तो आप, क्योंकि ये सफर जो है इसमें कितना टाइम लगेगा, जैसे मैं 2018 में सोच रहा था कि इस बार के अटेम्प्ट में तो अपनी या तो 12वीं रैंक आएगी या 20वीं रैंक आएगी। 2018 के आर्ट्स में मैं सोचता था, मेंस लिख रहा था तब, कि अपना तो इस अटेम्प्ट में होना है, दूसरा अटेम्प्ट देने की तो मैंने सोची नहीं। जबकि मुझे 4-5 फेल जो है असफलताओं का सामना करना पड़ा। आरएस प्री मैंने दिया, प्री मेरा हो गया। जब मैंने मेंस लिखा तो जब प्री हो गया तो मेरा तो ऐसा लगा जैसे अपना तो सपना पूरा हो गया, अपन तो यही करने आए थे, प्री हो गया, अफसर बन गए अपन। मुझे ये नहीं पता था कि अंततः आपको मेंस लिखना है, प्री तो केवल क्वालिफाई है, पता सब था मुझे। पर वो उस छोटी सी सफलता को भी मैं क्या नहीं कर पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, पचा नहीं पा रहा था कि अपना प्री हो गया। तो सबको फोन करके मैंने बताया, दोस्तों को, कि अपना प्री हो चुका है, बस समय का फेर है, सफलता तो मिलनी ही मिलनी। मैंने मेंस लिखने में उसमें पढ़ाई कम की और मैंने सपने ज्यादा देखे। नॉन कोर सब्जेक्ट मैंने तैयार नहीं किए। पहले मेरे मेंस में मैंने बहुत सारी गलतियां की। तो वो गलतियां क्या थी, देखो अब मैं आपको वो बताऊं अपनी गलतियां, तो ही असली बात आप समझ पाओगे कि हर व्यक्ति, हर टॉपर जो टॉप करता है वो भी एक वक्त पर संशय से ग्रस्त रहता है, सोच रहा होता है कि क्या पता लिस्ट में नाम हो कि नहीं हो। जैसे यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले मैं ये सोचता था कि अपने जैसे अधिकारी थोड़ी बनते हैं, क्योंकि 3-4 असफलताओं के बाद अपन लेवल पे आ गए थे कि भाई मुश्किल चीज है, इतनी आसान भी नहीं है। तो मैं सोचता था अपने जैसे अधिकारी थोड़ बनते हैं, अपने को इंटरव्यू में नंबर नहीं देंगे, ऐसे में ये हो जाएगा, ऑप्शनल में हो जाएगा। तो लास्ट तक भी मैं ये कल्पना नहीं कर पाया था कि पीडीएफ में मेरा नाम होगा, क्योंकि 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा नाम नहीं था, और फिर मैं 21 में प्री फेल हो गया यूपीएससी का। वो पूरी बात बताऊंगा आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने पहला मेंस लिखा अपने जीवन का आरएस का, तब मैं सपने बहुत देखता था, पढ़ता बहुत कम था। तो मैं ये सोचता था कि इस बार या तो 12वीं रैंक आएगी या 20वीं रैंक आएगी, सीधा अधिकारी बनेंगे अपन। पर जब मेंस का रिजल्ट आया तो मैं 40 नंबरों से इंटरव्यू कॉल आने से रह गया। कट ऑफ गई थी 341-43 के आसपास, मेरे नंबर थे 330, यानी 40 नंबर कम थे जस्ट कट ऑफ क्लियर करने में भी। और मैं पता नहीं क्या सोचता रहता था उस समय। तो उस एक असफलता ने मुझे ये सिखाया, ये परिपक्वता दी मुझे कि आपको सारे काम करने हैं निर्मोही की तरह। जैसे आप पढ़ाई करने आ रहे हो, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो 2-3 साल, तो आपको अपने प्रयास जो है उसमें कोई कमी नहीं रखनी है, उसके बाद परिणाम महत्वहीन हो जाते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि सारा जोर प्रयासों पे होना चाहिए, परिणाम क्या निकलेगा, आपको जो करना था आपने अपना बेस्ट लगा दिया, फिर सारी चीजें जो है आपके हाथ में नहीं होती, बहुत सी चीजें विधाता भी तय करता है, बहुत से समीकरण बैठते हैं, है ना। तो आप प्रयास पूरी शिद्दत से करो, उसके बाद आपका होना न होना वो एक अलग बात हो जाएंगे। तो वो निर्मोही का मन मेरे मन में आया। पीछे आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? नहीं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं तो आवाज आ रही है ना? आपको सवाल पूछना है? हाँ, तो वो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं, उसके बाद आप, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? जैसे मैं पीछे वालों के चेहरे नहीं देख पा रहा हूं, तो यहां मैं देख के सोच रहा हूं ये तो काफी मतलब उत्सुक है, तो मैं सुनाया जा रहा हूं, है ना। सवाल जवाब भी रखेंगे अपन लास्ट के 10-15 मिनट, जिसको पूछना है वो पूछेगा, है ना। मैं फास्ट बताता हूं, है ना, थोड़ा व्यक्तिगत कम होके खत्म करते हैं इसको। तो जैसे मैंने जब मेंस लिखा तो उस एक में फेल हो गया था, बुरी तरह से फेल हो गया था। फिर मैंने उससे ये सीखा, देखो मैंने क्या सीखा कि पहला तो यह है कि आपको सपने कम देखने हैं, अपने आप से अपेक्षाएं कम रखनी है, अपना पूरा प्रयास लगाना है। मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी मेंस की, मैंने नॉन कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़े, मैंने अपनी भाषा पे तैयारी नहीं की। जो आरएस मेंस में पेपर 4 होता है लैंग्वेज का, वो मैंने बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया। ये सब नहीं करने के बाद मैं सफलता के सपने देखता था, तो वो तो बहुत बचकानी बात हो गई ना। मेहनत किए बिना ही अपेक्षाएं रख रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 2020 में आ गया कोरोना और शिक्षा विभाग में मिली थी खूब सारी छुट्टियां, तो और आरएस में फेल हो चुका था। तो मैंने फिर यूपीएससी की तरफ रुख किया
कि एक बार यूपीएससी देते तो हैं, अब देखो देना तो अपने मन में भी ऐसे ही था कि दे देते हैं, है ना, देखते हैं देखे ऐसे ही। तो मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया 4 अक्टूबर 2020 को। देखो मैं पढ़ता रहता था वो सब अलग चीजें, पर मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं सीसेट के पेपर में डरा नहीं। मैंने ज्यादा प्रश्न अटेंड किए थे, जीएस के पेपर में 94 प्रश्न करके आया था और मेरी एक्यूरेसी ठीक थी और थोड़ा किस्मत ने साथ दिया कि मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब यूपीएससी का प्री क्लियर तो हो गया 2020 वाला, लेकिन मैंने मेंस के लिए कुछ तैयारी नहीं किया। मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था, तो वो तो मैंने तैयार किया ही नहीं था प्री से पहले, वो सब कुछ तैयार होने के बाद आप प्री देते हो ना। तो मैंने दो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जनवरी 2021 में उसका मेंस होने वाला था आईएएस का, यूपीएससी का। तो उन 3 महीनों में, करीब करीब 3 महीनों में मैंने 2.5 महीने तक केवल अपना वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य पढ़ा। मैंने वीडियो लिए थे। हाँ, वो मैंने दृष्टि का कोर्स लिया था अपने वैकल्पिक विषय के लिए, पेनड्राइव कोर्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ऐसे आप बीच में पूछोगे, मैं पहले बता देता हूं, फिर बाद में आपके क्वेश्चन लेंगे ना। तो जनवरी 2021 में मैंने अपने यूपीएससी का पहला मेंस लिखा। 2.5 महीने तक मैंने अपना केवल वैकल्पिक विषय पढ़ा। मैंने जीएस ऐसे वगैरह की जितना हो सकता। देखो मुझे ये भी पता था कि आगे अपना यूपीएससी प्री होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ये वाला तो हो गया, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसी अवसर को साधना है, ऐसा मेंस लिखना है कि दोबारा मेंस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि मुझे पता था नौबत ही नहीं आने वाली, हो सकता है मेरा प्री पास नहीं हो। ठीक है, तो मैंने बहुत, उस समय मैं 9-10 घंटे ऑप्शनल पढ़ता था, 2 घंटे मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि यूपीएससी के अंदर 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, है ना, जिनको आपको पास करना होता है, हिंदी और अंग्रेजी का। ठीक है, वो पास नहीं होंगे तो आपकी मेंस की बाकी की कॉपियां चेक नहीं होगी। तो मुझे अंग्रेजी का पेपर जैसे तैसे पास करना था, जैसे 10वीं में करते थे वैसे ही। तो मैं 2 घंटे रोज अंग्रेजी पढ़ता था और 9 घंटे मैं ऑप्शनल पढ़ता था, क्योंकि ऑप्शनल तैयार नहीं था मेरा, वीडियो लेता था। इसके अलावा 2-3 घंटे में जीएस को देता था। तो उन 2-3 महीनों में मैंने बहुत जम की तैयारी की, जितना मैं पढ़ सकता था पढ़ा। मस्तिष्क की सारी सीमाओं का उल्लंघन हो गया, मैंने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, बस इस अवसर को नहीं चूकना है। मेरे लिए वही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस बार मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया और मैं संतुष्ट था। मुझे न तो इंटरव्यू कॉल चाहिए था, न मुझे सिलेक्शन चाहिए था, मैं केवल इतना चाहता था कि मैं मेंस लिखूं और पूरी शिद्दत से लिखूं। मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ 2022 में, इस वाले अटेम्प्ट में मेरे वैकल्पिक विषय में 30 नंबर के 2 सवाल छूट गए। आप ये मान लो कि 30 में से यानी 15 नंबर तो मुझे मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि वो वैकल्पिक विषय में 50% नंबर मिलते हैं आपको। तो वो 15 नंबर अगर मुझे मिलते तो शायद मेरी रैंक 450 या 400 के आसपास होती। तो वो 2 प्रश्न मेरे छूट चुके थे, लेकिन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने पेपर पूरा कर लिया, ऐसे ढंग से लिख दिया, तो मेरा इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। और बहुत स्पीड चाहिए होती है यूपीएससी के मेंस में लिखने के लिए, थोड़ा आरएस से ज्यादा शब्द आपको लिखने पड़ते हैं। तो जब आप लिखते हो ना, देखो मेरा तो ऐसा था कि सपने जैसा था, पहला मैं मेंस लिख रहा था, तो मैं तो उसी रोमांच के साथ बताऊंगा। अब कोई कहेगा कि ये ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मुश्किल बना रहा है चीजों को, तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप उसे कैसे लेते हो आपके ऊपर। जब आप लिखते हो तो लास्ट के 10-15 मिनट आपकी रगों में दौड़ता हुआ खून भी आपको महसूस होता है कि प्रश्न रह गए, 5-15 मिनट है, आपको उसको खत्म करना है। इवन इस बार के अटेम्प्ट में जब मैं 25 मिनट था और मेरे 5 सवाल रह रहे थे वैकल्पिक विषय में, तो मैं घबरा गया था, क्यों मेरे डू एंड डाई वाली स्थिति थी कि इस बार नहीं हुआ तो फिर कभी दे नहीं पाएंगे। तो मैं लिख भी नहीं पा रहा था, हाथ जैसे 25 मिनट पढ़े पर एक भी सवाल नहीं लिख पा रहे, क्योंकि आप पैनिक हो जाते हो सिचुएशन में, फिर वो पेन हाथ ही नहीं रुकता आपका ऐसे ना। तो मैंने पहले यूपीएससी के मेंस में सारे पेपर खत्म किए और भाग्य ने साथ दिया कि मेरा पहले ही मेंस में इंटरव्यू कॉल हो गया था। अब अपना कॉन्फिडेंस रुके नहीं रुके, एक तो प्री हो गया सहयोग से, अगर भगवान भी इतना साथ थोड़ी देता है, प्री में भी सीसेट हो गया, चलो सीसेट में मान लो किस्मत ने साथ दिया, जीएस हो गया और मेंस लिख रहे हैं, मेंस में भी अंग्रेजी का पेपर पास हो गया, बाकी की कॉपियां चेक हो गई और अपन इंटरव्यू कॉल, यानी पूरे भारत में 2000 बच्चों में आ गए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूपीएससी में।
तो अपन ने सोचा कि भाई कायनात ने जो है सारी प्लानिंग कर रखी है अपने को इस बार टॉपर बनाने की, और अपना सिलेक्शन हो रहा है। इस तरह का कॉन्फिडेंस मेरे में अंदर आ चुका था। मैंने इंटरव्यू दिया अगस्त 2021 में, और इंटरव्यू जो है वो कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मैं बोलता था और मुझे लगता था कि अपन तो बस अच्छा बोलते हैं, भाषा पे कमांड है, तो मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ। फिर भी मैं उम्मीद कर रहा था कि लिस्ट में मेरा नाम होगा, और कभी कभी तो ये भी सोचता था कि क्या पता हिंदी माध्यम का इस बार टॉपर में ही हूं। तो जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, और जब मार्क्स आए तो मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू हुआ है केवल 2 नंबर से, यानी कट ऑफ गई थी 698 के आसपास, और मेरे मेंस में नंबर थे 700, यानी कि मैं इस बार भी फाइनल सिलेक्शन से 39 नंबर दूर था। यानी मैं फिर क्या देखने लग गया, सपने देखने लग गया था। इन सपनों के चक्कर में मैंने 15 दिन बाद होने वाला 2021 के प्रीलिम्स की पढ़ाई नहीं की, और फिर वो 15 दिन में मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि एक तो रिजल्ट इतना खराब हो गया। फिर जब मैंने प्रीलिम्स लिखा तो मैं प्रीलिम्स फेल हो चुका था। 2020 में के अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी में इंटरव्यू दे रहा हूं, और 2021 के अटेम्प्ट में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो अब देखो, चारों तरफ से मैं वापस घूम फिर के कहां आ गया, अपने विद्यालय में पहुंच गया। अब मैं प्राथमिक टीचर हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आरएस भी मैंने देख लिया, यूपीएससी तक भी मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया, और अब मेरा प्री भी नहीं हुआ। मुझे लगा अपन तो 3-4 साल में घूम फिर के वापिस वहीं आ गए 2022 तक, है ना। उस समय क्या हुआ, जब मैं यूपीएससी फेल हो चुका था प्री, तो आरएस की फिर से वैकेंसी आई, ठीक है। तो आरएस की मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस इस बार मैंने इस तरह से लिखा कि भाई घर पे सब साहब साहब कहने लग गए, क्योंकि अपन से रुका तो जाता नहीं था। तो अपन आरएस के आईएएस के इंटरव्यू दे के आए थे, तो अपन बताते थे फोटो देखो ये यूपीएससी के बाहर का फोटो है, और इंटरव्यू दे के आए हैं यूपीएससी में। अब जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, प्री भी पास नहीं हुआ। हो सकता है आप भविष्य में वापस यूपीएससी का कभी मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिले। घर पे सब साफ साफ बोलने लगे, मित्र लोग सोचते थे कि कभी कोई खुशखबरी सुनाएगा कि भाई मैं अधिकारी बन गया हूं, और मेरे पास कोई विकल्प था नहीं। तो मैंने 2020 वाला जो आरएस जिसके अभी इंटरव्यू कॉल हुए हैं वो दिया, प्रीलिम्स दिया, और मेंस में मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। इस बार स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, उसमें एक भी टेस्ट मैंने छोड़ा नहीं, जितने टेस्ट थे मैंने सारे लिखे, निर्मोही की तरह लिखे थे कि मुझे लिखना है केवल बस निस्वार्थ होकर। टेस्ट सीरीज लिखी, पेपर 4 पे ज्यादा ध्यान दिया, अंग्रेजी को थोड़ा ठीक किया, 20-20 नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं मेंस में उनको बहुत अच्छे से तैयार किया। क्योंकि अपना क्या होता है कि जैसे हिस्ट्री अच्छी लगती है तो हम हिस्ट्री को ही पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो उसे ही पढ़ते रहते हैं पूरे दिन। तो अपन कंफर्ट जोन में बने हुए रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जैसे ही साइंस की तरफ, मैथ की तरफ, रीजनिंग की तरफ जाओगे तो दिमाग जो है असहज हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, उसे वो मजा नहीं आएगा, तो अपन जाते नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, जो मेरी कमजोरी थी उसे सबसे पहले पकड़ा। मुझे पता था कि मैं अंग्रेजी के बिना आरएस में सेलेक्ट नहीं हो सकता, तो मैंने अंग्रेजी की अलग से टेस्ट सीरीज लगाई, अंग्रेजी पढ़ा। मैं 10वीं क्लास की व्याकरण की पासबुक लाकर, जो संजीवो एक्सीलेंट की आती है, वो मैंने पढ़ी। टेंस, इज, एम, आर सारे वापिस पढ़े शुरू से। पेपर 4 को मैंने अच्छे से तैयार किया, हिंदी को भी बहुत अच्छे से तैयार किया, टेस्ट सारे लिखे मैंने, अवसर देंगे आपको, है ना। उसके बाद मैंने मेंस लिखा, और मेंस मेरा बहुत अच्छा हुआ था। मैं संतुष्ट था कि मेरा इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, और इस बार के आरएस वाले अटेम्प्ट में जो है मेरा इंटरव्यू कॉल भी हुआ है। फिर देखो, यूपीएससी के साथ ऐसा है कि एक बार आप टच में आ जाते हो ना, और इंटरव्यू देके आ जाते हो, तो फिर आपसे मोह छूटता नहीं है। जब तक अटेम्प्ट बचे हैं और जब तक उम्र बची है, कि जैसे सर कह रहे थे कि जब तक यूपीएससी वाले और आरपीएससी वाले मना नहीं कर देते कि भाई अब तू रहने दे भाई, अब तब तक आपसे रहा नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि आरएस का दे दिया है, अपेक्षाएं अपने को कुछ है नहीं, हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं एक बार यूपीएससी का और देते हैं। क्या पता 55 साल की उम्र में ये लगे कि यार वो क्या उम्र थी 25-30 साल की, जब
भाटा पे भी हुआणता तो नींद आ जाती है, काकर पे सुलाते थे, पत्थर पे तो भी नींद आ जाती थी। ऐसा जोश, ऐसी एनर्जी, रात रात भर पढ़ सकते थे। एक अटेम्प्ट और दे दिया होता उस उम्र में तो आज पछताना नहीं पड़ता। तो इस सोच के साथ मैंने दिया कि एक बार और प्रयास करते हैं, अगर इस बार भी प्री नहीं हुआ तो फिर दूर से ही जय बोल देंगे अपन, है ना। 2022 के प्रीलिम्स की यूपीएससी की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से की। मेरा प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स होने के बाद मैंने यूपीएससी मेंस लिखा 2022 का, ये वाला। इसमें मैंने सारी टेस्ट सीरीज लगाई, अपने वैकल्पिक विषय को बहुत अच्छे से तैयार किया, ऐसे वगैरह जो कर सकता था, जो महेंद्र पाल जी ने मुझे बताया कि ये आपको, मैंने जैसे विजन के 11 टेस्ट लिखे, दृष्टि के 11 टेस्ट लिखे, 22 जीएस के टेस्ट लिखे थे, और एक दिन में 2 टेस्ट तो लिखता ही था, एक दिन में 3 टेस्ट भी लिखे, 9 घंटे लगातार, एक दिन ही लिखा था वो, पर ये लिखा था कि चलो बाद में याद रखेंगे कि एक दिन 9 घंटे लिखे थे ऐसे। तो मतलब मैंने प्रयास पूरे किए, बस फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मेंस देने के बाद केवल दिमाग वहीं खराब हुआ कि मेरे 30 नंबर के प्रश्न छूट गए। तो मुझे यह पता चल गया कि अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा तो मेरी रैंक अच्छी नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मेरे 15 नंबर तो वहीं चले गए, और एक एक नंबर के, अगर पीडीएफ देखोगे आप यूपीएससी की, तो एक एक नंबर के ऊपर 7 बच्चे। अब जैसे मेरे जो नंबर है 644, ऐसे 7 बच्चे हैं जिनके 934 नंबर है। तो एक एक नंबर कितना मैटर करता है। मेरे 15 नंबर वो रह गए थे। खैर सब कुछ को सब कुछ तो मिल नहीं जाता अपना, चलो जैसे तैसे लिस्ट में नाम आ गया, वही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने वो पेपर मेंस लिखा 2022 का अच्छे से, जो कर सकता था दोस्तों सब किया मैंने। फिर मैंने छोड़ दिया कि इस बार होगा तो बढ़िया। देखो एक वक्त के बाद में आपके अंदर भी वी लगाव का भाव आ जाता है। वी लगाव का भाव मतलब आप किसी चीज से लगाव नहीं रखते हो, फिर रिजल्ट मैटर नहीं करता। हाँ फाइनल रिजल्ट मैटर करता है, चाहे कितनी भी बार दे दो, पर यह है कि मेंस का रिजल्ट जो होगा देखेंगे बाद में। मैं घर आ गया, मेरा मेंस हो गया। मेंस होने के बाद भी मेरे अंदर वही दुगदुगी थी दिल में कि कहीं ऐसा तो नहीं है अपन पिछली बार की तरह 2 नंबर से ही पास हुए हो। तो अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। इस बार मैंने किसी को फोटो नहीं भेजा, किसी को नहीं बताया कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, वरना पहले तो मैं मॉक इंटरव्यू की लिंक भेज देता, देखो मैं कहां इंटरव्यू दे रहा हूं ऐसे। इस बार मैंने किसी को नहीं कहा, और ये बात सिखाई मुझे महेंद्र पाल जी ने कि मैंने आपको बैटिंग करने भेजा है। स्कोर बोर्ड पे पता चल रहा है कि 100 रन चाहिए, 200 गेंदे हैं। आप बैटिंग करने गए हो, सारे विकेट जा चुके हैं, टीम को आपकी जरूरत है, आप बैटिंग करो। और आप वहां खड़े खड़े मुझे बता रहे हो कि देखो साहब 10-15 तो चौके लगा दूंगा, 10-15 छक्के लगा दूंगा, और ऐसे 100 रन बन जाएंगे। और जो गेंदबाज है वो बोले फेंके जा रहा है, तो बैटिंग कब करोगे। तो इस बार 2022 के अटेम्प्ट में मैंने अपनी सारी, अपने मन को कंट्रोल, देखो मन को बस में रखना मुश्किल काम होता है, और फिर अपन छोटे गांव से आते हैं, ऐसे परिवेश से आते हैं जहां ये छोटी छोटी सफलताएं भी अपने लिए बहुत बड़ी होती हैं, तो अपन बांटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसी को। तो इस बार अपने आप को कंट्रोल रखा मैंने कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, किसी को नहीं बताया है। और जब रिजल्ट आया तो इस बार के यूपीएससी सीएससी में मेरी 644वीं रैंक है ऑल इंडिया। अब ये तो है मेरा पर्सनल जो मैंने महसूस किया है ना। अब थोड़ी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। आरएस और आईएएस दोनों को कंबाइंड करके बात करें, है ना, कैसे क्या इनकी तैयारी का क्या रहता है, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको। देखो अगर आपको थोड़ी लंबी तैयारी करनी है, लंबी तैयारी, जो 12वीं क्लास जिनकी चल रही है, जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, जो अभी सोच रहे हैं, तो उनको थोड़ा लंबा सोचना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है ना वो है जीवन में अनिश्चितता। आपको पता नहीं होता कुछ भी। जैसे इस बार के यूपीएससी का पेपर जो आया 2023 का, उसमें किसी ने ये नहीं सोचा था कि सीसेट का पेपर इस तरह का आ जाएगा, और जो अच्छे थे, सिलेक्टेड थे, उनका भी सीसेट क्लियर नहीं हो रहा। तो अगर आपको थोड़ा लंबी तैयारी करनी है तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे किताब है एटॉमिक हैबिट, उसमें ये कहा गया कि आप लक्ष्य फिक्स मत करो, आप एक व्यवस्था बनाओ। व्यवस्था कैसे, अपन टारगेट तो फिक्स कर देते हैं, दीवार पे चिपका देते हैं कि शाम तक पॉलिटिक खत्म है, लगा दिया। अब कोई व्यवस्था बनाई नहीं कि भाई खत्म कैसे होगी, कैसे पढ़ोगे 300-400 पेज आप। तो सिस्टम बनाना है, लक्ष्य बाद में जो है वो होते रहेंगे। सिस्टम कैसे बनाना है
कि जैसे मुझे अखबार पढ़ने का शौक है, अखबार पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स में वहां से करता हूं तो मुझे 1 घंटा अखबार पढ़ना है, उसके बाद मुझे लिखना है शाम को रोज, जैसे कि भाषा सुधारने के लिए मैं कहता हूं कि आप लिखा करो, तो लिखना है तो वो लिखना ही है। कोचिंग जाना है, 4 घंटे कोचिंग जाना है, कोचिंग में जो पढ़ाए उसे आकर फिर से पढ़ना है, इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना है। तो ये सिस्टम चलना चाहिए। रोज शाम को जब आप सोओगे तब आपको लग जाएगा कि आज आप जीत गए, आज आप हार गए, और ये धीरे 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 ये जीत और हार रोजाना की इकट्ठी हो जाएगी एक साथ, और तब लास्ट में जो रिजल्ट होगा आपको पता चल जाएगा कि उसी का एवरेज है मेहनत का ही। ठीक है, तो आपको एक व्यवस्था बनानी है, 1 साल 2 साल जब तक आप यहाँ हो, जैसे कोचिंग लेते हो उसी हिसाब से। जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं लंबा पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पीछे जॉब थी और दूसरी दिक्कतें थी, तो मैं 1 साल रह के पढ़ नहीं सकता था। तो मैं क्या करता था, किताबें लाता था, 2 महीने पढ़ के प्रीलिम्स निकाला, फिर 3 महीने के लिए मेंस दिया, फिर बस छोड़ देता था। इसीलिए मुझे बार बार असफल होना पड़ा। आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए आप एक व्यवस्था बनाओ, और आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अपने संस्थान के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर भरोसा रखना है। मार्केट बाजार का काम ही है ललचाना। आप नई नई किताबों की कवर देखोगे और नई किताबों से जो खुशबू आती है वो देखोगे, तो वो आपको मजबूर करेगी कि मुझे खरीद लो। पॉलिटी की 5 किताबें खरीद ली आपने, जबकि आपको करना कुछ नहीं था। एक किताब रखनी है, एक सब्जेक्ट की नोट्स रखने हैं, जो भी उसी को बार बार पढ़ना है, उसी में ऐड करते जाना है, चाहे आपको 4 अटेम्प्ट देने पड़ जाए। जैसे मेरे जो नोट्स थे, मेरे जैसे आरएस में जो नोट्स थे, मैंने स्प्रिंग बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, अब मैंने जो मेरे नोट्स थे उसी में चीजें बाहर से ऐड की है। जैसे मुझे टेस्ट सीरीज में कोई सवाल मिल गया पॉलिटी का, तो उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दिया। करंट अफेयर्स में कोई नई चीज आई तो उसको ऐड कर दिया। नोट्स मैंने बार बार नहीं बदले। RJ25 UA 045 गाड़ी रोड पर खड़ी है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो देखो, पहला काम है विश्वास और दूसरा है व्यवस्था। व्यवस्था होगी तो विश्वास बना हुआ रहेगा। व्यवस्था बिगड़ गई कि एक दिन तो 15 घंटे पढ़ लिए और फिर पता चला 2 दिन पढ़ा ही नहीं गया, हालत खराब हो गई तो सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। 6-7 घंटे पढ़ रहे हो तो पूरे हफ्ते पढ़ना है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना है। एक्सट्रीम होने का मतलब ऐसा है कि आज वीडियो सेमिनार ले लिया, गए किताब लेके गए रूम पे और पता चले सोए ही नहीं, सुबह 6 बजे तक पढ़ रहे हैं और फिर अगले 2 दिन तक जगे ही नहीं। एक्सट्रीम नहीं होना है, क्योंकि जीवन जो है वो किनारों पे नहीं है। जीवन कहां है? मध्यम मार्ग पे है। तो आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 6-7 घंटे ही मैं टाइम निकाल सकता हूं, तो उसको रोजाना करना है। धीरे धीरे वो कंटिन्यूटी आपकी क्या करेगी? एकत्रित होकर आपकी सफलता में बदलेगी। ठीक है, व्यवस्था बनानी है। व्यवस्था, दिनचर्या आपकी फिक्स होनी चाहिए अगर लंबा चलना है तो। और दोस्तों, अगर देखो डू एंड डाई वाली स्थिति है कि मुझे 1 या 2 प्रयास में निकालना है, फिर तो मेहनत आदमी कितनी ही कर सकता है। जैसे वो माउंटेन मैन मांझी मूवी देखी होगी आपने, जिसमें वो पहाड़ तोड़ता है दशरथ मांझी। हाँ, तो वो जो अखबार वाला आता है वो कहता है कि अखबार निकालना इतना आसान थोड़ी है, तुम्हें क्या पता अखबार निकालना कितना मुश्किल है। तो वो उसे बोलता है कि पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का, बोलता है ना, पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या अखबार निकालना। फिर उसको पता चलता है यार ये तो इतना मुश्किल नहीं है। तो जब आप अपने मम्मी पापा को देखोगे ना काम करते हुए, किसी मजदूर को, किसान को देखो काम करते हुए, उससे मुश्किल नहीं है पढ़ाई, उससे तो बहुत आसान है। केवल मन को, हार्मोन्स जो होते हैं अपने, उनको कंट्रोल में रखना है। दोस्त अच्छी अच्छी चीजें ले रहे हैं, पहन रहे हैं, बाजार के मोह में ग्रस्त है, उस समय अपने मन को कंट्रोल रखना है कि ये सब भी किया जा सकता है। 30 साल की उम्र के बाद भी किया जा सकता है। अभी समय शिक्षा में निवेश करने का है। देखो, टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है। जहां निवेश करोगे वैसा ही प्रतिफल आएगा। आज आपने सेमिनार के लिए वक्त निकाला है, ये 2-3 घंटे आपने सेमिनार को दिए हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में इसका एक बहुत ही गुणात्मक रूप से परिवर्तन आएगा, जैसे मेरे जीवन में आया है ना। तो पहली चीज, आपाधापी में कुछ भी नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में, 1 महीने में RS IAS नहीं बन सकता। समय लगता है तो उसको समय देना पड़ेगा आपको, है ना। व्यवस्था बनाओ, 1 साल 2 साल, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा है जीवन में कि ये ऐसा अवसर नहीं आने वाला है,
फिर टूट के पढ़ो, कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग निकालते हैं, ठीक है, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी लोग निकालते हैं। वो आपको तय करना है कि आपकी परिस्थितियां कैसी है। जैसा मेरा इस बार क्या था कि मुझे इस बार करना है, फिर नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वो सब किया जो मैं मेहनत कर सकता था। बाकी मेहनत भी बहुत से लोग करते हैं, है ना। कई बार दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, वो एक अलग बात हो जाती है बाद में। जैसे जो सिलेक्टेड नहीं हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने मेहनत कम की या उनके प्रयासों में कोई कमी थी। हो सकता है विधाता ने उनके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, जैसे दिलीप सर ने अपनी कहानी बताई थी, हो सकता है कुछ अच्छा सोच रखा हो, पर अपनी तरफ से क्या करना है, आपको पूरे प्रयास लगाने। अब मैं 2-3 चीजें नोट करके लाया जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी भाषा। भाषा बोलने के स्तर पे, भाषा लिखने के स्तर पे, हैंड राइटिंग वगैरह सब। पहले देखो, हैंड राइटिंग बहुत खराब है, मेरी बहुत खराब थी हैंड राइटिंग, मैंने उसे सुधारा, एक स्तर तक सुधारा। उसके देखो, कोई भी प्रैक्टिस से लता मंगेशकर नहीं बन सकता। प्रैक्टिस से आप इतना गा सकते हो कि शादी ब्याह में काम चल जाए, है ना। प्रैक्टिस से आप सोचो कि मैं लता मंगेशकर बन जाऊं प्रैक्टिस कर करके, या मैं प्रैक्टिस कर करके सचिन तेंदुलकर बन जाऊं, तो वो नहीं बन सकते। पर हाँ, प्रैक्टिस से आप अपनी राइटिंग को इतना तो कर सकते हो कि आगे वाला समझ पाए। तो जैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब थी हिंदी की, तो मैंने उसे सुधारा और उस स्तर तक भी लाया कि लोग कह सके कि यार तुम्हारी हिंदी की हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है। तो वो प्रैक्टिस से हो सकता है। तो पहला काम क्या है, भाषा। यहां से देखो, सब लोग यहां से कोई न कोई सपना लेके जाएगा, है ना। सपने आप यहां से लेके जाओगे कि मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो मैंने आपको 2 ही बातें बताई है, खत्म करेंगे अपन 10-15 मिनट में। मैंने 2 ही बातें बनाई हैं। एक तो व्यवस्था बना देना, क्योंकि आपको पता नहीं कितना वक्त लगने वाला है। मैंने सोचा था 1-2 साल में कर लूंगा, मुझे आज 5 साल हो गए, है ना। तो आपको पता नहीं है कितना वक्त लगेगा, इसलिए आप व्यवस्था बनाना। व्यवस्था का यही मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या को फिक्स रखना, कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना है। 3-4 घंटे निकाल सकते हो, जॉब में हो 3-4 घंटे निकाल सकते हो तो वो निकालो, 7-8 घंटे पढ़ सकते हो तो वो पढ़ो, और आप 10-12-15 घंटे भी पढ़ सकते हो और समय मांग रहा है आपका कि आगे जीवन मौका नहीं देगा, तो वो भी पढ़ो, वो भी कर सकते हो। बहुत से लोग करते हैं, पहली चीज। दूसरी, आपकी भाषा। भाषा बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्री पास नहीं करना है, आपको लिखना है और फिर इंटरव्यू में बोलना भी है। तो भाषा तो हर जगह आपका, कोई भी कमजोरी है उससे सबसे पहले जाके भिड़ो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो, ठीक है। सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ये थी कि मेरी मैथ बहुत कमजोर थी और साइंस भी बहुत कमजोर थी। मैथ और साइंस दोनों में ही मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया था। सप्लीमेंट्री आई थी और सप्लीमेंट्री में भी दोनों में फेल हो गया वापिस। तो मैंने सबसे पहले यहां आकर मैंने सिलेबस देखा और मैंने ये सोचा कि इनके बिना तो मैं एग्जाम निकाल ही नहीं सकता। यूपीएससी का दोगे तो आपको सीसेट का पेपर निकालना पड़ेगा, उसमें भी साइंस टेक के सवाल आते हैं। आरएस का दोगे तो भी उसमें 15-20 सवाल मैथ रीजनिंग के आते हैं, है ना। तो मैंने सबसे पहले साइंस, जो मेरा डर था, और मैथ रीजनिंग, उनसे भिड़ा, उनको किया, और फिर मुझे उनमें इंटरेस्ट आने लग गया था। साइंस और प्रौद्योगिकी को जाने बिना। हाँ, RJ25 UE 0458, किसी की गाड़ी होगी तो एक बार उस गाड़ी को हटा दो प्लीज। 0458। तो दूसरी चीज क्या है मित्रों, भाषा। भाषा आपको बेहतर करनी पड़ेगी। कैसे भाषा बेहतर कर सकते हो? तो 2 तरीके हैं। बोलने की भाषा बेहतर करने के लिए अच्छे लोगों को सुनो, अच्छी हिंदी, अच्छी अंग्रेजी, चाहे वो कोई सी भी हो सकती है, अंग्रेजी हो या हिंदी, है ना। अच्छे लोगों को सुनो। दूसरा, लिखने के स्तर पे क्या करना चाहिए, जैसे मेरी एक आदत थी कि मैं जो भी पढ़ता था उसको अपनी भाषा में लिख देता था, कि जैसे यहाँ क्लास में जो पढ़ के गया, शाम को सोने से पहले जब भी मुझे वक्त मिलता था। अब ऐसा नहीं कि मैं रोजाना करता था, कभी कभी नहीं होता था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लिख दिया, तो मैं रोज उसको लिखता था अपनी भाषा में कि आज ऐसा राजवीर सर ने क्लास में पढ़ाया कि मेवाड़ में कुंभाजीत है और फिर वो लड़ाई हो गई, ऐसे वैसे, ठीक है। 60 दिन तक आप लिख के देखो, पहले दिन की भाषा आपको ऐसे लगेगी मैं इतना गंदा लिखता हूं, और 60वें दिन आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो किताब लिख सकता हूं, ऐसी भाषा हो गई मेरी। तो भाषा में भी बदलाव क्या होते हैं, आते आते हैं। तो भाषा को बेहतर करने के लिए आप लिख सकते हो। देखो, यूपीएससी में आपको ऐसे लिखना पड़ता है, एथिक्स का पेपर लिखना पड़ता है, एक पेपर में 4000 शब्द लिखने पड़ते हैं।
4000 शब्द लिखने के लिए आपके पास नॉलेज के साथ साथ बातें बनाना भी आना चाहिए आपको। ऐसे में क्या, जैसे मान लो पत्थर पे लिखना है, ऐसे किसी पे भी लिखना है, पेड़ पे लिखना है, तो 1500 शब्द कैसे लिखोगे? बातें बनाना आना चाहिए ना। तो आपकी कल्पना शक्ति कैसे मजबूत होगी? जब आप जो पढ़ के गए उसे अपने शब्दों में लिखना सीखोगे। किसी किताब में कोई आपने एग्जाम्पल पढ़ा, उस किसी कहानी से आप प्रेरित हुए, उसके बारे में लिखो। तो ये लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लिखना भी जानता है, हो सकता है उसको ये प्रयास निरर्थक लगे, लेकिन जो कमजोर बच्चा है जिसको शुरू से लेके शुरुआत करनी है तो वो ये काम जरूर कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि आपको नॉन सिलेबस वाली किताबें भी पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। मैंने पढ़ी है 12th क्लास के बाद से ही, और शायद मैं देखो एक ही मैं मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरे सिलेक्शन में मैं एक चीज जो मानता हूं वो ये है कि मैंने दूसरी किताबें बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, मतलब जितना मैं पढ़ सकता था, मुझे जिसी ने बताई है अच्छी लगी वो मैंने पढ़ी है, तो उसकी बहुत मदद मिली मुझे। ऐसे लिखने में, एथिक्स के एग्जाम्पल में, मेरी भाषा को ठीक करने में बहुत मदद मिली। तो वो किताबें जो बहुत पॉपुलर होती है और वो लिस्ट आती है ना कि टॉप 10, टॉप 15 किताबें, तो वो पढ़नी चाहिए। खरीद के हमेशा कोई न कोई किताब पढ़नी चाहिए, किताबों के बारे में बात करनी चाहिए दोस्तों से कि उस किताब में ये एग्जाम्पल था, उस किताब में एग्जाम्पल था। आप देखोगे थोड़े दिनों बाद आपकी बातों का प्रभाव ही अलग होगा। आप बात करते करते किसी किताब का एग्जाम्पल बता रहे हो कि अरे उस किताब में तो ये एग्जाम्पल दे रखा था और इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये परिपक्वता है, ये व्यक्तित्व के साथ जुड़ती है और ये हमेशा जीवन भर रहती है आपके साथ। तो ये आप कर सकते हैं। भाषा बेहतर करने के लिखो और किताबें पढ़ो। इसके अलावा कुछ अच्छी आदतें होती है वो आपको बनानी चाहिए। अच्छी, हाँ, तो अभिव्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं क्या करता था, बीबीसी सुनता था, जो रेडियो बीबीसी का आता था ना वो सुनता था। आप किसी के ऑडियो आर्टिकल सुन सकते हो, कोई बहुत अच्छी न्यूज बताता है तो उसकी न्यूज सुन सकते हो। देखो यार, बदलाव तो आते हैं, अगर आप बदलाव नहीं करना चाहें वो एक अलग बात है। बाकी जो मेरे मित्र हैं 4 साल पहले मुझसे मिले थे और 4 साल बाद जो मिलते हैं, और आपके भी मित्र जो 4 साल पहले अभी आपसे मिल रहे हैं और 4 साल बाद में जो मिलेंगे, वो कहेंगे यार बदलाव तो आया यार। जैसे मेरा एक सहपाठी है जो मेरे साथ 10वीं क्लास में पढ़ता था, उसने मुझे एक दिन मैसेज किया, ऐसे मतलब मिला था मुझे, तो उसने मुझे बताया यार तू तो बहुत कमजोर था यार, कैसे लग गया सरकारी नौकरी। मुझे भी बड़ा अजीब लगा, मैं तो पता नहीं कैसे समझ रहा था अपने आप को। तो मैंने कहा हाँ यार मैं बहुत कमजोर था। उसे, क्योंकि वो स्कूल स्तर पे मेरे से अच्छा विद्यार्थी था, तो उसे लगा यार तू तो बहुत कमजोर था यार, ईश्वर कैसे लग गया यार। उसे आश्चर्य हो रहा था उसको, मुझे भी हुआ था आश्चर्य। तो ये बदलाव होता है। अब यही है कि मैं तो साहब, आप तो कह दो मोटिवेशन की जो भी बातें हैं, मैं तो नहीं मानता आप 10वीं फेल हुए, वो अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे, ये तो आप कहानी बेच रहे हो। तो मुझे नहीं तो कोई कहानी बेचनी है अपनी, मैं तो सर ने कहा था इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। चाहता तो मैं भी आपको औपचारिक रूप से वो सारी चीजें बता सकता था, वो भी मैंने सोचा हुआ है यूपीएससी सिलेक्ट नहीं होने से पहले कि मुझे भी कोई पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए। पर मैंने अपनी व्यक्तिगत बातें इसलिए बताई जो मैंने इस सफर में महसूस किया है ना। बदलाव होते हैं, बदलाव बहुत फास्ट भी होते हैं। आप चाहो तो एक दिन में बदल मतलब एक दिन में तो नहीं, जैसे कोई पिक्चर देखी आपने और उसकी बहुत कोई चीज बहुत अच्छी लगती तो आपको लगता है ना कि यार जैसे मम्मी से बात कर लूं, या किसी से बहुत दिनों से आपने बात नहीं की है तो आपको लगता है उससे बात कर लूं, है ना। या किसी से रूठ के बैठे हो, ईगो क्लेश है आपके बीच में, तो आपको लगता है यार ये दुनिया तो, वक्त तो है ही नहीं और अपन एक एक साल नहीं बोल रहे, तो तुरंत आप फोन निकालते हो, फोन लगाते हो कि यार सब ठीक है। अगर आप बदलना चाहो तो, बदलना ही नहीं चाहो तो फिर तो आपकी मर्जी है। तो बदलाव होते हैं, मैंने अपने अंदर होते हुए देखे हैं, साथियों में देखे हैं। भाषा को बेहतर किया जा सकता है, कमजोर हो तो होशियार बना जा सकता है, मंच पे आने से डरते हो तो वो भी हो सकता है, पढ़ सकते हो, और भगवान ने साथ दिया तो सिविल सर्वेंट भी बन सकते हो। अब पढ़ाई की बातें, तो ये तो देखो बहुत बेसिक चीज थी। पढ़ाई के लिए मैंने क्या किया, आरएस के लिए वो मैं बता देता हूं। स्प्रिंग बोर्ड की कोचिंग ली मैंने आरएस की। यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी किसी भी संस्थान की। हाँ, मैंने अपने वैकल्पिक विषय को तैयार किया था सर से, पैसे देके खरीदा था। वो मिल जाता है मार्केट में। जब प्यासा होता है ना तो वो प्यासा कुआं भी ढूंढ लेता है कि कुआं कहाँ है, पानी कहाँ मिलेगा, वो सब आप ढूंढ लोगे। बस आपको वो प्यास जगानी है एक बार,
आपको ये एहसास दिलाना है कि इसके बिना कुछ अधूरा है जीवन में, अभी कर सकते हो बस। उसके बाद आप सब पता कर लोगे। इतना इस समय इतना सब कुछ उपलब्ध है। मैं तो कहता हूं सूचनाओं की अधिकता की वजह से आदमी में भटकाव ज्यादा है, सूचनाओं का तो कोई अभाव ही नहीं है। पढ़ाई की बातों में दो बातें मैं और बता के जा रहा हूं। देखो एनसीईआरटी जो होती है ना, सब बच्चे पूछते हैं कि जब आप पढ़ने आओगे तब आपको पता चलेगा छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं की किताबें ढंग से पढ़ ली होती ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप पढ़ोगे ही वही वापिस सब कुछ। तो आप चाहो कमजोर विद्यार्थी हो, शुरुआत कर रहे हो तो एनसीईआरटी से कर सकते हो, सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लेकिन आपके स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स जो है ना वो आप देखोगे तो वो एनसीईआरटी को अपने में शामिल किए हुए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। उस पर आप भरोसा कर सकते हो, पढ़ सकते हो उनसे। मुझे एमसीक्यू जो हल करने होते ना, उसका बहुत ऐसे लत जैसी थी कि मैं एमसीक्यू हल करता था। विकल्प वाले जो सवाल आते ना वो आपको भी होने चाहिए, ठीक है। कैसे मैं आंसर निकालूं, क्योंकि उत्तर तो आपकी आंखों के सामने है। तो तुक्का जो लगाना बोलते हैं ना, वो दरअसल तुक्का नहीं होता, वो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है ना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, जैसे इस बार के यूपीएससी पेपर जीएस जो था, मेरे कभी भी जीएस के पेपर में 100+ नंबर नहीं आते थे। कट ऑफ जाती थी 89, 85, तो मेरे नंबर आते थे 95 और कभी कभी तो 92, 91, 90 ऐसे भी नंबर आते। यानी मैं जस्ट पास होता था, और होना ही उसको जस्ट पास ही है, क्योंकि उसके नंबर तो जुड़ते नहीं है, तो मुझे जस्ट पास होना होता था। और वो मैं कैसे होता था, वो मेरा जीवी जानता है कैसे होता था। वो मैं ऐसे होता था कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। 100 सवाल थे, 100 में से मैं 90, 94 ऐसे सवाल अटेंड करता था, और उसमें से मुझे 20-30 सवाल ही सीधे आते थे, या जिसमें मैं कह सकता था कि ये 2 में से 1 हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता। बाकी मेरे तुक्के सही होते थे। अब वो तुक्के नहीं है, ठीक है, अच्छी भाषा में कहें तो वो तुक्के नहीं है। वो क्या है, आपका प्रैक्टिस है, आपका पूर्व ज्ञान है जो आपके आंसर को सही कराता है। 4 विकल्प दे रखे हैं कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। जयपुर आया ना, हाँ। तो अब मैं सीधा जयपुर पे टिक नहीं करता था, मैं क्या करता, बीकानेर तो हो नहीं सकता, जोधपुर भी नहीं हो सकता था। तो इस तरह से आप इलिमिनेट करोगे तो आप पाओगे कि यूपीएससी के पेपर में आप हर क्वेश्चन में 2 को तो काट पा रहे हो, 2 बच रहे हैं। फिर आप उसमें 50-50 वाला मामला है, लगाओ उनको। तो मैं 90-94 तक करके आता था, और जैसे तैसे मेरी लाज रह जाती थी। अब ये आपको सोचना है। बहुत से बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मेरे एक दोस्त के 130-120 नंबर आते थे, ठीक है, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, ठीक है। मेरा मेंस में यह था कि मैं लिख लूंगा, लिमिटेड था मेरे पास, उसी को मैं बार बार दोहराता था, उसको क्रिएटिव तरीके से प्रयोग करता था, इसलिए मेरे नंबर मेंस में आ जाते थे। प्री में ऐसा था कि ये जो अपना एजप्शन है इसके आधार पर मैं प्री निकाल लूंगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहिए, मेरी तरह ये नहीं कि आप भी वो कर रहे हो। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि किसी को लगता है कि उसके एमसीक्यू में उतने अच्छे नंबर नहीं आते तो वो नहीं कर सकता। कर सकता है, स्मार्ट तरीका अपनाना है। और स्मार्ट शॉर्ट नहीं होता है ना, ऐसा नहीं कि स्मार्ट का मतलब है कि आप शॉर्ट तरीका अपना लो। स्मार्ट तरीके का मतलब है कि जैसे आप में त्याग की भावना भी होनी चाहिए कि ये मेंस में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब्जेक्ट। जैसे मिडावल हिस्ट्री मुझे लगता था कि यूपीएससी में उतना पढ़ने का नहीं है, तो मैं उसे छोड़ देता था। अब किसी का मन ही नहीं करता, अरे वो छूट गया उसको पढ़ो, वापिस लाओ, है ना। तो ये भी होना चाहिए कि भाई छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसको नहीं पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, टेस्ट लगाने चाहिए, और टेस्ट में भी सबसे अच्छा है कि आप पुराने सवाल देखते रहो। और आरएस में क्या करो, जितने भी पेपर हो रखे हैं प्रीलिम्स के वो लाओ। शुरू में तैयारी के शुरू में वो सवाल आपको बहुत भयंकर लगेंगे, लगेगा कि ये सवाल तो हो ही नहीं सकते, पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तब पता चलेगा अच्छा ये यहां से उठ के आया है, ये यहां से उठ के आया है। तो तैयारी के दौरान पीवाईक्यू को देखते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही आपको मेंस में भी करना है, पीवाईक्यू को देखो। यूपीएससी में, आरएस में, दोनों ये तैयारी के साथ पीवाईक्यू को देखो, उन्हीं को हल करो कि यूपीएससी ने यहां क्या सोचा, आरपी ने यहां क्या सोचा। तुम प्रश्न बनाते तो कैसे गलत विकल्प को ए में रखते या बी में रखते? क्या तुम शुरुआत में ही आंसर दे देते? कभी कभी दे देता है ना सब। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको सफल होने के सारे रास्ते तलाशने हैं, जहां से जो मिल सके उस तरह से करना है। लेकिन विश्वास, व्यवस्था और अपनी भाषा, ये 3 चीजें तो आप नोट करना।
इन पे काम करना। इसके अलावा क्या है कि कईयों को फैक्ट याद नहीं होते, है ना, चीजें याद नहीं होती, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके सन याद नहीं होते हैं, डाटा याद नहीं होते, तो वो कैसे करें। तो आरएस में तो ऐसा है, मेरे हिसाब से अच्छे टॉपर भी बैठ के क्या करते हैं, रट रहे होते हैं। समझ लिया सारा सिनारियो। याद करने का एक ही अच्छा तरीका है, आपका दिमाग उस चीज को याद ही नहीं रख सकता जिसकी तस्वीर नहीं बनती, आपका दिमाग चित्रों को याद रखता है। तो वही नोट्स, एक ही किताब को 20 बार पढ़ना और 20 अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना, है ना, वो एक तो अपने ही नोट्सों को बार बार पढ़ना। दूसरा, स्टोरी फॉर्म में याद रखो। स्टोरी फॉर्म में याद कैसे, जैसे स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाई ऐसे ही होती है, पूरी स्टोरी में पढ़ाई होती है। आपको लगेगा कि आपको कुछ पढ़ाया नहीं, जैसे मुझे ऐसा लगता था, नरेंद्र सर क्लास लेते थे तो वो एक कहानी सुनाते थे, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, वो साउथ में जाता है, मदुरई पे अटैक करता है ना, वहां दो भाई थे, उन भाइयों के भी कोई इंटरेस्टिंग नाम थे, तो वो भाग जाते हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो मलिक काफूर की सेना पहली बार समुद्र देखती है, ऐसी वो कोई कहानी सुनाते हैं। और वो आप कहानी के रूप में आपको याद रहती है, लेकिन उसमें फैक्ट है, उन दो भाइयों के नाम और दक्कन का अभियान मलिक काफूर का, वो सारी चीजें आपके जब विकल्प देखोगे तो उनको एलिमिनेट करने में काम आती हैं। तो आप उस तरह से याद रखो चीजों को कहानी के फॉर्म में, और उसी तरह से सुनाओ आप उन लोगों को, तो फैक्ट चीजें याद रहती है। बर्डन की तरह याद नहीं करना कि सब तारीखों को एक साथ लिख लिया, आज बैठता हूं शाम तक सबको रट लूंगा, वो एक हफ्ते दिमाग में रहेगी फिर गायब हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा गुला मिला देना है चीजों को, ऐसा नॉलेज को ऐसा मिला देना है कि आपके अंदर वो झलके, ऐसा हो सकता है ना। अब ये सारी चीजें जो मुझे बतानी थी वो मैंने बताई। अब आपके कोई व्यक्तिगत सवाल हो, प्रश्न, तो आप पूछ सकते हैं। हाथ दो भाई, माइक दो। सर कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि पहले छोटी जॉब होनी चाहिए, उसके बाद में आरएस की तैयारी करें, क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है वो आरएस का सिलेबस। इतने 25-25 सिलेबस होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनको कवर करना बहुत मुश्किल होता है हम एवरेज बच्चों के लिए। हाँ, तो ऐसे कोई योगदान रहता है क्या कि भाई पहले छोटी जॉब लग जाओ, 3rd ग्रेड मास्टर बन जाओ, कुछ पीटी वीटी बन जाओ, उसके बाद में आरएस की तैयारी करेंगे, ऐसा फील होता है। और घर वाले बोलते हैं कि तुम नहीं स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन करो, आरएस की कर लो, तुम्हें सब निकल जाएगी, पटवारी भी बन जाओगे, ग्राम सेवक भी लग जाओगे, ऐसा भी बन जाओगे। ठीक है, तो अब ऐसा है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भाई। मैं जैसे बिना नौकरी के नहीं पढ़ सकता था, मुझे पता है कि जॉब नहीं मिलेगी तो अपने को यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आने वाली थी, तो मैंने पहले जॉब ली, उसके बाद ये सपना देखा, बाकी मैंने सोचा भी नहीं। और जिसके परिवार की स्थिति ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो कोचिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, जिसका सब कुछ भविष्य में होने वाला है, उसको तो सब छोड़ छाड़ के सबसे पहले बड़ी महत्वाकांक्षा आरएस के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आरएस के पढ़ने के बाद ही मेरे एग्जाम क्लियर होने लगे थे। मैंने एसआई के 2 बार जो है, इस बार वाला भी मेरा इंटरव्यू था पर मैं गया नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया था इसमें, उससे पहले भी मैंने एसआई का दिया था, और भी जो दूसरे एग्जाम थे उसमें मेरे सिलेक्शन होते थे, क्योंकि मेरी आरएस की तैयारी की वजह से मेरा बेसिक जो था वो बहुत अच्छा हो गया था। फिर मुझे ज्यादा कोई, राजस्थान के एग्जाम के लिए आप ये मान सकते हो कि आरएस का पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं लग जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि आप लंबे समय तक तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो भाई पहले जॉब पकड़ो, उसके बाद आओ, क्योंकि ये खेल लंबा चलने वाला है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। पेशेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब आपके पास जॉब होगी, पीछे चलो घर जाएंगे तो प्लान भी तैयार है, पहले से ही उसे लागू करके आए। मेरे साथ यही था यूपीएससी में, मेरे पास जॉब थी, मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, जो मिलता वो ठीक था, इसलिए मुझे जो रैंक मिली उसमें मैं खुश हूं, है ना। जो भी मुझे मिलेगा मेरे लिए वो ठीक था, क्योंकि मैं तो जो मैं था पहले से ही। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए जरूरी है तो भाई जॉब पकड़ो, पहली बात। तो दूसरा, आपको लगता है कि परिवार पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भेजा गया है अधिकारी बनने के लिए, तो सब छोड़ो, क्या छोटा मोटा सोचना, बड़ा ही सोचो और सीधा यूपीएससी आरएस दो। और कोई? हेलो सर, एक डाउट है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे लिए। सर मैं 11th स्टैंडर्ड में प्रयोगशाला सहायक में साइंस से सिलेक्टेड हूँ, तो मेरा एक निवेदन था सर आपसे, मेरे को जीके बिल्कुल ही नहीं आती, तो मैं किस तरह तैयारी करूँ जो मेरी जीके स्ट्रांग हो जाए।
हाँ, तो उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लो। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, कभी नहीं पढ़ी। हाँ सर, मैंने कभी नहीं पढ़ी सर। हाँ, तो मैं तो बता रहा हूं, मेरा- उसे सुनो आप। जैसे इतिहास आप पढ़ोगे तो पूरा इतिहास एक उपन्यास की तरह, कहानियों की तरह है ना। और आप पढ़ोगे तो आपको पाओगे कि आपको तो कुछ आया ही नहीं, अभी तक कुछ आता ही नहीं था। सोचो, आप कोचिंग लिए बिना, इतिहास पढ़े बिना मान लो चले गए होते, तो जीवन में कितना कुछ था जो आपने मिस कर दिया। तो उसे एंजॉय की तरह लो। जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता था, है ना। और मैं राजस्थान की हिस्ट्री को ऐसे ही याद रखता था। अच्छा, इस लिंक करना चीजों को आपस में, आप देखोगे कि पॉलिटी इकोनॉमी से, इकोनॉमी हिस्ट्री से, हिस्ट्री ज्योग्राफी से सब कनेक्ट है। अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसको पढ़े बिना तो जीवन एकदम अधूरा था। समाज में जो कुछ भी होता है वो अर्थव्यवस्था से डिसाइड होता है। सबके पीछे आर्थिक कारण है। शोषण के पीछे, महिला और पुरुष में भेदभाव के पीछे, क्रांतियों के पीछे, बगावतों के पीछे, समझौतों के पीछे और युद्धों के पीछे कौन काम करती है? इकोनॉमी काम करती है, और कुछ भी नहीं है। ये पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा आपको। तो उस तरह से पढ़ो, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ो, मजा आएगा। और कोई? वो मैं बताऊंगा। सर आरएएस की कोचिंग आईएएस में ज्यादा हेल्प करती है या आईएएस की आरएएस में? हाँ, मैं बाय हार्ट आरएस का स्टूडेंट था। आईएएस की अपन ने सोची भी नहीं थी। आरएस का इसलिए था क्योंकि मेरा राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग था। क्यों था? क्योंकि मैंने मास्टर की तैयारी की थी रीट के लिए। तो मुझे लगता था कि जो चीज अपन कर सकते हैं उसी में हाथ पैर मारते हैं। यूपीएससी की मैंने नहीं सोची थी। यूपीएससी तो एक अवसर की तरह, एक दुर्घटना की तरह जीवन में आई, है ना। फिर मेरा ये भ्रम भी टूटा कि अपन भी यूपीएससी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप दोनों को लेके चल रहे हो तो लेके चल सकते हो। मैंने आरएस की कोचिंग की, यूपीएससी की नहीं की, क्योंकि मैंने पॉलिटी यहां पढ़ी थी। उसी के एग्जाम्पल मुझे यूपीएससी के एग्जाम में याद आते थे। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री यहां पढ़ी थी, उसी के एग्जाम्पल मुझे वहां याद आते थे। तो दोनों को एक साथ लेके चल सकते हो। हाँ, जब प्री आ रहा है आरएस का तो फोकस हो जाओ आरएस के लिए। जब प्री आ रहा है यूपीएससी का तो फोकस हो जाओ यूपीएससी के लिए। भाई, आदमी बहुत कुछ कर सकता है, तो अपने आप को सीमित क्यों करना कि मैं केवल आरएस ही कर सकता हूं। जैसे मैंने 2 साल तक यही किया, मुझे लगता था मैं आरएस ही कर सकता हूं। अगर मुझे शुरुआत में ही पता चल जाता कि मैं आईए यूपीएससी भी कर सकता हूं तो मैं शुरू से ही उसकी तैयारी करता, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों कर सकते हैं और आपको प्रयास करना चाहिए कि दोनों पेपर दे देना चाहिए। देखो, उम्र बीत रही है, ठीक है, अटेम्प्ट बचा के करना कुछ नहीं है। तो यूपीएससी भी देना है और आरएस भी देना है, पर रहना फोकस है। प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स पे फोकस हो जाओ, और मेंस आ रहा है तो यूपीएससी का मेंस पे। और प्राथमिकता व्यक्तिगत है भाई। वो तो जैसे बहुत से सिलेक्टेड आरएस ऐसे हैं जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, ग्रुप ए की सर्विस में भी जाना चाहते हैं। बहुत से ग्रुप ए की सर्विस में ऐसे हैं जो आरएस एसडीएम बन के राजस्थान में आना चाहते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप, जैसे मुझे मेडिकल के समय एक अधिकारी मिले थे जो ग्रुप ए में थे, और वो आईएफएस के लिए फिर से दे रहे थे अटेम्प्ट, और वो राजस्थान में एसडीएम थे, और एसडीएम से छोड़ के वो यूपीएससी में गए क्योंकि उनको वो वाला क्लास, वो वाला लेवल चाहिए था। तो वो आप देख सकते हैं ना, व्यक्तिगत मामला है वो। और कोई? और कोई? सर जैसे अभी वैकेंसी अपडेट आ रही है कि हाँ। उसके लिए प्री की करें या साथ में करें पूरा? हाँ, जैसे अभी जो आरएस आ रही है, जिसकी उम्र हो चुकी है, जो देने को तैयार है, पहले से जॉब में है या जिसकी थोड़ी ठीक ठाक तैयारी हो चुकी है, उसको तो प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्री की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आरएस के मेंस के लिए क्या है कि अच्छा टाइम मिलता है, 3 महीने मिल सकते हैं आपको, जिसमें आप टेस्ट सीरीज लिखना वगैरह सब कर सकते हो ना। तो अभी अगर शायद पता नहीं कब भर्ती आए, पर 6 महीने में अगर प्रीलिम्स होता है तो आपको प्री पे फोकस करना चाहिए। और आप काफी लंबे समय से बैठे होंगे, है ना? सर नमस्ते। हाँ, मैं नमस्ते। आपको ये पूछना चाहता था कि जैसे हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, अब हमने कभी साइंस, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में अपनी पकड़ अच्छी होती है, तो हम उन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। और जब सिलेक्शन का आधार साइंस और मैथ बन रहा है, तो साइंस और मैथ पे किस तरह फोकस करके पढ़ाई करें? हाँ, देखो, अब चुनौती तो है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस जो है मेरे लिए ऐसी थी कि मैं केवल साइंस में एक ही चीज जानता था, और वो थी कोशिका। सर आर्ट्स की केवल इसलिए हाँ, नहीं मैं थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़े। समझ गया मैं। इसलिए तो क्यों मुझे ना- ऐसा लगता था 10वीं में अपन ने कोशिका पढ़ी तो
बस वही आती थी मुझे बस। लेकिन मैंने बाद में जब यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले साइंस पढ़ी, और साइंस आपको इतने मजेदार तरीके से पढ़ाई जा सकती है कि आप जो है उसमें कंफर्ट हो सकते हो। और मैथ रीजनिंग तो बहुत बेसिक आती है प्रीलिम्स में, वो भी आप कर सकते हो, पर आप साइंस के बेसिक्स कैसे तैयार करें? साइंस के बेसिक्स वो टीचर बताएंगे आपको। और कोई? चलो समाप्त करें।